जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली पॉलिटी की क्लास में संविधान में लिखे भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद थे उसके बारे में हमने जाना। इस वीडियो में हम भाग 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद लिखे गए हैं। भाग दूसरा है, उसका नाम नागरिकता यानी सिटीजनशिप है। आज हम जानेंगे नागरिकता हमारे देश के सरकार के द्वारा हमारे देश में रहने वाले लोगों को किस आधार पर दिया जाता है और नागरिकता क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता एक प्रकार का प्रमाण होता है जो हमारी सरकार के द्वारा हमारे देश के निवासियों को दिया जाता है। जैसे हमारा एक वोटर कार्ड होता है या आधार कार्ड होता है, वो हमारी नागरिकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। नागरिकता मतलब एक ऐसा प्रमाण जो आपको बताता है कि आप किस देश के निवासी हैं, किस देश में आप रहते हैं। किसी भी देश में नॉर्मल 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग निवास करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है पर्सन, सिटीजन, माइनॉरिटी। सबसे पहले हम पर्सन को जानते हैं, नॉर्मल पर्सन। मान लीजिए हमारे देश में अगर कोई बाहरी आदमी आता है ताजमहल देखने, तो जो बाहर से आएगा यात्री, उसे हम नॉर्मल पर्सन के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है सिटीजन। सिटीजन मतलब उस देश में निवास करने वाला व्यक्ति। यदि ताजमहल देखने जाता है तो वहाँ पर्सन भी होगा और उस देश का जो निवासी होगा, अगर वहाँ जाता है तो वो सिटीजन होगा। तीसरा है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब उस देश में भाषा या उस धर्म के आधार पर लोगों की संख्या कम हो, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे हमारे भारत में माना जाता है कि मुस्लिम लोगों की संख्या कम है, तो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं भारत में हिंदुओं की भी संख्या कम होने के कारण हिंदू लोग भी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता का जो पहला वर्णन किया था वो अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने ही पहली बार बताया था कि किसी देश में नागरिकता होनी चाहिए और नागरिकता किस प्रकार की होनी चाहिए और नागरिकता क्या होती है। किसी भी देश में निवास करने वाले लोगों को उस देश की सरकार अपने जनता को वो हर प्रकार के अधिकार देती है जो संसद में आपको दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कानूनी अधिकार, जैसे उस देश के अंतर्गत चलाया जाने वाला जो कानून है उसके अंतर्गत आप रहकर कुछ मतलब अपने अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें दूसरे का नुकसान न हो, दूसरे को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। दूसरा है नौकरी का अधिकार। जिस देश में आप रहते हैं तो उस देश की सरकार आपको नौकरी का अधिकार देती है, यानी आप किसी भी पद पर रहकर नौकरी कर सकते हैं। जैसे कि डीएम, एसडीएम, आईपीएस, पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी भी पद पे आप उस देश में नौकरी कर सकते हैं। तीसरा है राजनीतिक अधिकार। वह देश आपको राजनीतिक अधिकार भी देगा। जैसे आप उस देश में रहकर आप चाहें तो मतदान भी कर सकते हैं या किसी पार्टी की तरफ से आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। यह होती है राजनीतिक अधिकार। तो आज हम
अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जानेंगे कि नागरिकता हमें कैसे मिलती है, क्यों मिलती है और नागरिकता क्या होती है। तो दोस्तों, हमारा भाग 2 में जो 5वां अनुच्छेद दिया है उसको हम पहले जानते हैं। अनुच्छेद 5 में यह बात बताई गई है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे दिया जाता था। अनुच्छेद 5 में मुख्यतः 3 बातें बताई गई हैं। पहला, जिस व्यक्ति को नागरिकता देनी है उसका जन्म भारत में हुआ हो। यानी आप जिस व्यक्ति को नागरिकता देने जा रहे हैं, पहले आपको यह कंफर्म करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि उसका जन्म भारत में ही हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। यदि उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है तो कम से कम उसके जो वंशज हैं, यानी उसके माता पिता जो हैं, उनका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, तब जाके आप उसको नागरिकता दे सकते हैं। तीसरा देखते हैं, संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष पहले से ही वो भारत में रहता हो। जैसे कि मान लीजिए हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 वर्ष पहले यानी 1945 से ही वह व्यक्ति भारत में रहता हो, या उससे पहले से ही अगर भारत में रहता है तो उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। जैसे एनी बेसेंट जो थी तो वो बाहरी थी लेकिन इंडिया में तो थी, और उन्होंने भारत के पक्ष में रहकर बहुत सारे काम किए। भारत के हित में रहकर उन्होंने बहुत सारे अच्छे कामों में अपना योगदान दिया। तो उन्हें भारतीय सरकार की तरफ से उन्हें भारत की नागरिकता दी गई थी। अब आर्टिकल 6 जानते हैं। आर्टिकल 6 में बताया गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी जब देश का बंटवारा हुआ तब बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बहुत से लोग इंडिया आए थे। तो ऐसे में उस समय सोचा गया कि जो पाकिस्तानी लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में निवास कर रहे हैं, उनको भी नागरिकता दिया जाना चाहिए। तो उस समय पाकिस्तान से आए लोगों को भी नागरिकता दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? उसमें क्या हुआ कि 1947 इस वक्त जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से इंडिया आए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जाते थे या पाकिस्तान से इंडिया आते थे, उन लोगों के लिए दिक्कत होती थी। क्या होती थी बताते हैं। 19 जुलाई 1948 एक परमिट डेट था। इस दिन एक नियम लागू हुआ, परमिट नियम। इस नियम के अंतर्गत यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान जाता है तो यहाँ उसे परमिट कराना होगा, यानी परमिशन कराना होगा अधिकारियों से कि हम अब इंडिया छोड़ के दूसरे देश यानी पाकिस्तान जा रहे हैं। यदि पाकिस्तान से इंडिया भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पे भी अधिकारी होते थे जो व्यक्तियों से उनका परमिशन करवाते थे कि आप लोग अब पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं और किसी देश में निवास करने के लिए जा रहे हैं। तो यह एक डेट बना दिएगा 19 जुलाई 1948, यह परमिट डेट था। इस दिन के बाद आप परमिट करा के इंडिया अगर आ भी जाते हैं तो आपको इंडिया की सरकार आपको रखने के लिए राजी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको परमिट कराने के 6 महीने तक इंतज़ार करना होता था। उसके 6 महीने के बाद आपको नागरिकता दे दी जाती थी। 6 महीने रहकर 6 महीने पहले आप परमिट कराइए, उसके 6 महीने तक आप इंडिया में रहिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, और 6 महीने बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उस समय जैसे हमारे आसाराम बापू भी पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो उनको भी भारत की नागरिकता दी गई थी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग
इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनको भी नागरिकता दी गई थी, बस उन शर्तें उनको परमिट कराना होता था। परमिट कराने के 6 महीने बाद उनको नागरिकता दे दिया जाता था बिना किसी दिक्कत के। और जो इस डेट यानी परमिट डेट से पहले यानी 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, बस वैसे चले आए इंडिया और निवास करने लगे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि परमिशन नहीं कराना पड़ता था, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन इस डेट के बाद अगर कोई आता है तो उसको परमिशन की ज़रूरत है, बिना परमिशन के आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर आपको नागरिकता नहीं मिलती है तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप इस देश के नागरिक या इस देश के निवासी नहीं कहे जाएंगे। आपको हर हालत में नागरिकता लेनी ही होगी। अगर नागरिकता आपको लेनी है तो परमिट कराना होगा, परमिट कराने के लिए अधिकारियों से मिलिए, आपको परमिट होगा, 6 महीने इंतज़ार कीजिए आपको, और नागरिकता 6 महीने बाद दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आर्टिकल 7 को जानते हैं। आर्टिकल 7 में क्या बातें बताई गई उसको जान लीजिए। आर्टिकल 7 में बताया गया कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता, यानी 1 मार्च 1947 के बाद जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय बहुत से लोग इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान छोड़ के बहुत से लोग इंडिया भी आए थे। उस समय क्या हुआ कि जो लोग इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए तो वहाँ पे जाके कुछ दिन उन्होंने निवास किया। उसके बाद जब वहाँ पे रहने लगे, उनका मन नहीं लगा, तो फिर सोचे कि अब फिर वे जब इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए, वहाँ पे निवास करने लगे। कुछ दिन वहाँ पे वो लोग रहे तो वहाँ पे उनका मन नहीं लगा, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब लौट चलते हैं इंडिया, और क्या बोलते हैं, आए अब लौट चलें। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से लौट के वापस आ गए। तो फिर यहाँ के लोग जब वापस आए तो उन लोगों को भी नागरिकता की ज़रूरत थी। तो उस समय अधिकारियों ने सोचा कि ये लोग भी हमारे इंडियन ही हैं, जो शायद किसी काम में भटक गए होंगे और ये पाकिस्तान चले फिर वापस आ गए, तो इनको भी नागरिकता दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके परिवार का कोई व्यक्ति है तो सुबह आपका घर छोड़ के चल जाए और शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं, वो थोड़ा सा भटका हुआ है, सही हो जाएगा। फिर वे लोग वापस इंडिया है तो उन लोगों को भी नागरिकता देनी होगी। तो उसमें क्या था कि नागरिकता आपको दिया जाएगा, बस शर्त है आपको परमिट कराना पड़ेगा। परमिट डेट बताया था ना आपको आर्टिकल 6 में, वही परमिट आप लोगों को भी कराना पड़ेगा। उस परमिट के 6 मंथ बाद आपको नागरिक। अब आर्टिकल 8 को जानते हैं। आर्टिकल 8 क्या है उसको देखिए। इसमें बताया गया कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। यानी कोई बच्चा है जो भारत से बाहर रह रहा है, वह बच्चा भी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता भारतीय होंगे या भारत में पैदा हुए होंगे। यह अनुच्छेद विशेष प्रकार से उन लोगों के लिए बनाया गया था जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए विदेशों में आंदोलन चला रहे थे। जैसे ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी, वहाँ पे भी हमारे भारत के बहुत से लोग काम कर रहे थे, अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे वो सेटल थे। तो उन लोगों का भी जो बच्चा पैदा होता है अगर, तो वह भी भारतीय होगा क्योंकि वो लोग भी भारतीय हैं, उसके माता पिता भी भारतीय हैं, उसका जो वंश है वो भी भारतीय हैं, तो वह बच्चा भी भारत का ही नागरिक होगा। यह जो अनुच्छेद है उन्हीं लोगों के लिए विशेष प्रकार से बनाई गई थी, क्योंकि वे तो जो लोग मान लीजिए इंडिया हाउस में काम कर रहे थे, वो तो इंडिया से ही गए थे ना ब्रिटेन में, तो इंडिया की ही नागरिकता लेंगे, ब्रिटेन की तो लेंगे नहीं, वहाँ की सरकार में नागरिकता देगी ही नहीं क्योंकि वे वहाँ के निवासी नहीं थे। इसलिए यह अनुच्छेद विशेष प्रकार से उन्हीं के लिए ही बना। अब आर्टिकल 9 को समझिए। आर्टिकल 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर
भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप भारत के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता लिए हुए हैं और किसी कारणवश मान लीजिए अपना भारत छोड़ के किसी विदेश में चले जाते हैं किसी काम के लिए, और आप वहाँ कुछ दिन रहने लगते हैं और वो देश आपको अच्छा लगने लगता है, और इस वक्त आप चाहेंगे कि भारत छोड़कर हम वहीं विदेश में ही सेटल हो जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो दोस्तों, आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक इस बात के लिए बनाई गई थी कि उस समय की तत्कालिक जो स्थिति थी उसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक आर्टिकल बनाए गए थे। और आर्टिकल 9 जो था वो विशेष प्रकार से उन लोगों के लिए था जो इंडिया छोड़ के विदेश में किसी काम कर रहे थे, जैसे कोई नौकरी कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे। अगर वो विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो इंडिया की नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। आर्टिकल जो 10 है उसको हम जानते हैं। नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न करें, यानी आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करते हैं, यानी आप कोई वह कार्य नहीं करते हैं जिसे सरकार ने संसद ने करने से मना किया हो। मान लीजिए जैसे अभी हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और आप पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, तो उस समय आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि उस समय आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं उस समय और दूसरे देश की तारीफ कर रही है जो हमारा दुश्मन बना हुआ है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी। अब आर्टिकल 11 देखेंगे। आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 11 में बताया गया कि नागरिकता का जो कानून है वह संसद बनाएगी, यानी संविधान जब शुरुआती दौर में लागू हुआ उस समय जो नागरिकता दी जाती थी वह केवल उस समय की तत्कालिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता था। लेकिन संविधान में यह संविधान बनाने वालों ने स्पष्ट तरीके से लिख दिया कि भविष्य में संसद चाहे तो नागरिकता का कानून अपने अनुसार भविष्य को देखते हुए बदल सकती है, वो अपने अनुसार बना सकती है। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा, तो गृह मंत्रालय बनाएगा, यानी जो नागरिकता का कानून बनाने का अधिकार होगा वह संसद के गृह मंत्रालय को ही होगा। यह बात संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया था। लेकिन जो संविधान लागू हुआ उस समय जो नागरिकता दिया जाता था उस समय वो इंडिया और पाकिस्तान की बंटवारा हुई थी, अभी एकदम नई उसको मतलब लोगों की अराजकता न फैले ज़्यादा, उसको कंट्रोल में करने के लिए, काबू में करने के लिए नागरिकता उस समय दी जाती थी। लेकिन संविधान वालों ने कहा कि जो नागरिकता का कानून होगा वह संसद अपने अनुसार भविष्य में बना लेगी, इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, अब आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक झटके में। आर्टिकल 5 क्या कहता है। प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे दिया जाता था। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया, यानी जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनको नागरिकता दिया जाना चाहिए था परमिट के थ्रू। 7वां देखते हैं इंडिया से पाकिस्तान, यानी जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में उनका मन नहीं लगा फिर वापस आ गए तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा परमिट के 6 महीने बाद। 8वां देखते हैं विदेश प्रवासी यानी स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश को छोड़कर विदेश में गए थे आंदोलन के लिए, उन लोगों के लिए आर्टिकल 8 बनाई गई थी। 9 देखते हैं, जैसे कहा जाता है ना सटलत गैला, यानी आप भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे की नागरिकता ले लेते हैं, विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर जाती है। यानी इधर आप छोड़ के उधर सट जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं तो आपकी इधर की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी सटलता गैला, इधर सटे तो इधर से आप गए। 10 नंबर देखते हैं नागरिकता का बना रहना,
यानी नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करते। यानी संसद में जो कार्य को मना किया गया है, यदि आप उसको करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप उस काम को नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 संसद का कानून, यानी जो नागरिकता का कानून है वह संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा नागरिकता का कानून। अब जानते हैं नागरिकता अधिनियम, यानी नागरिकता कब आई, कैसे आई और क्यों आई, इसके बारे में जानते हैं। नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में आई थी। यानी नागरिकता का जो अधिनियम था वह सबसे पहले 1955 में इंडिया में आया था। नागरिकता जो अधिनियम है, पूछेगा कि नागरिकता का पहला संशोधन कब हुआ था, तो नागरिकता का पहला संशोधन जो हुआ 1946 में हुआ, फिर दूसरा 1992, तीसरा 2003, चौथा 2005 और जो पांचवा था 2015 और थोड़ी बहुत संशोधन 2019 में भी हुई है। अब देखेंगे कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वह हमारे भारत के लोगों को कितने प्रकार से नागरिकता देती है। तो हमारा जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वह 5 तरह के, यानी 5 प्रकार से अपने देश के लोगों को नागरिकता देती है। उसमें पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता। यदि कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी भी देश का हो, या एक तरह का फालतू बनाया गया था नियम, मान लीजिए किसी भी देश का व्यक्ति हो, यदि उसने भारत में अगर जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा। वह किसी भी देश का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका वंश किसी भी देश का हो या वह किसी भी देश का हो, अगर वह यानी वो जो बच्चा है अगर भारत में पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। इसमें क्या हुआ कि जब ये नियम लागू हो गया जन्म के आधार पर नागरिकता, तो यहाँ पे पाकिस्तान जो था इसका मिसयूज़ कर रहा था। कैसे? वो क्या करता था कि वहाँ जो लोग थे वे 6, 7, 8 पत्नियाँ रखते थे और सबको क्या लोड करते थे और लोड कर इंडिया में छोड़ दिए। और वो जो औरत थी इंडिया में आई और कुछ दिनों बाद पता चला उसका जो बच्चा पैदा हुआ वह भारत का नागरिक बन जाता था। और वो बच्चा जब बड़ा होता था तो अब तो वो तो पाकिस्तानी है, उसका बाप पाकिस्तानी, वो भी आतंकवादी, अभी जो बच्चा होगा वो भी आतंकवादी बन जाता था। चारों तरफ धाए धाए गोलियाँ चलाता था और मार काटे से बहुत ज़्यादा ही मतलब पाकिस्तानियों ने अपना क्रूर व्यवहार यहाँ दिखाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सरकार की नज़र अब देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में और सरकार की जब आंखें खुली 1946 में, उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार। उन्होंने फिर 1946 में संशोधन किया कि उस बच्चे का माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए। यानी जो बच्चा पैदा हुआ है उसका बाप या माँ दोनों में से कोई एक भारतीय होगा तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2003 में फिर संशोधन करके बताया गया कि दोनों जो उसके माता पिता हैं उन दोनों का वैलिड नागरिकता होनी चाहिए, धोखे से अर्जित किया हुआ नागरिकता नहीं होनी चाहिए। माना कि जैसे कोई पाकिस्तानी आदमी है या कोई स्टूडेंट है, वह 6 माह का परमिशन लेके इंडिया आया कि हम यात्री हैं, इंडिया घूमने आ रहे हैं, या फिर विद्यार्थी हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और वह आके इंडिया में किसी लड़की से शादी कर ली। मान लीजिए अगर कश्मीर में आता है तो कश्मीर की किसी लड़की से उसने शादी कर ली और उससे जो बच्चा पैदा होगा तो उसका बच्चा, उसकी माँ तो भारतीय होंगी। और यह बात बताई भी गई थी 1846 में संशोधन करके कि उसका माता या पिता कोई एक भारतीय होनी चाहिए। तो उसकी मम्मी जो थी वो भारतीय होंगी, तो उस बच्चे को भी नागरिकता दे दिया जाता था। और उस बच्चे को नागरिकता दे दिया था। इस पर फिर 2003 में संशोधन किया गया कि माता और पिता दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए।
यानी धोखे से अर्जित ना की हुई नागरिकता नहीं होनी चाहिए। यानी मान लीजिए जैसे आप अगर कोई विद्यार्थी बन के आए इंडिया और आके यहाँ पे आप बाप बन गए, तो इस तरह आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा नागरिकता देने का जो प्रकार है वो दूसरा क्या कहता है, वंश के आधार पर नागरिकता। आपको नागरिकता तब दे दिया जा सकता है जब आपका वंश जो होगा वह भारतीय होगा, यानी भारत का होगा। जैसे कि और वो वंश जो होगा पिता से गिना जाएगा, यानी माँ का यहाँ कोई मैटर नहीं रखता है, जो पिता होगा वह भारतीय होना चाहिए। जो पिता से वंश गिना जाएगा उसका जो पिता है वह भारतीय होना चाहिए। तो इस पर क्या हुआ कि भारत की जो महिलाएं थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि उन्होंने केस किया कि हम महिलाएं भारत के नागरिक नहीं हैं क्या, हम वो जो बच्चा है हम लोग का बच्चा नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक और संशोधन किया 1992 में। इस पे बताया गया, अब यहाँ पे देखते हैं पिता से वंश। तो इस पे क्या था, मान लीजिए जैसे सानिया मिर्ज़ा हमारे देश की हैं, वो उन्होंने अब पाकिस्तान में शादी कर लिया, क्या नाम उसका, शोएब मलिक, उसे शादी कर ली। तो अगर पिता से वंश गिना जाएगा तो उस सानिया मिर्ज़ा का जो लड़का पैदा होगा उसको नागरिकता यानी भारत की नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा का जो बच्चा होगा वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता था। लेकिन 1992 में जब सुधार करके बनाया गया कि माता या पिता कोई भी अगर भारतीय होगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा का लड़का वो चाहे तो भारत की भी नागरिकता ले सकता है या पाकिस्तान की भी ले सकता है, उसकी मर्ज़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अब उसकी जो माता है सानिया मिर्ज़ा वो भी अब भारतीय हैं और 1992 में संशोधन करके बताया गया है कि उसकी माता या पिता कोई भारतीय होगा तो हम नागरिकता उसको दे देंगे। इस तरह भारत की नागरिकता ले सकता है। अब तीसरा जो प्रकार है उसको देखते हैं। तीसरा प्रकार क्या कहता है, पंजीकरण के आधार पर, यानी आप फॉर्म भर के नागरिकता ले सकते हैं। यानी फॉर्म भर के आप नागरिकता पंजीकरण के द्वारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी आदमी आता है और भारत में आके किसी से शादी कर लिया, किसी लड़की से, और ऐसा नहीं कि आप शादी कर लिए यहाँ पे आके तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा नहीं। आपको शादी करने के 7 वर्ष तक इंडिया में रहना होगा, या उससे पहले आपको 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष आप इंडिया में रहे हों और किसी से शादी कर लेते हैं तो आपको नागरिकता पंजीकरण के अंतर्गत दिया जाएगा। यदि आपने किसी से शादी किया और यहाँ पे आप 7 वर्ष से कम दिन यहाँ पे अगर रहते हैं और चाहते हैं कि भारत की नागरिकता ले लें तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष आपको इंडिया में ही रहना होगा। यदि आप नहीं रहते हैं तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, आपको 7 वर्ष रहना ही होगा। अब देखते हैं पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं यदि आपने यहाँ पर शादी किया किसी से और 7 साल भारत में बिताए, तो आप संसद के गृह मंत्रालय पे जाएंगे और वहाँ गृह मंत्रालय पे आपको रजिस्ट्री कराना होगा कि हमने इंडिया में अपना 7 वर्ष रहकर पूरा कर लिया है और आप हमको नागरिकता भारत की दे दीजिए। अब इस पर जो संसद होगा, संसद का गृह मंत्रालय अगर चाहे तो आपको नागरिकता देगा, अगर वो चाहे तो नहीं देगा, उसकी मर्ज़ी है आपको नागरिकता दे या न दे। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद आदमी चाहे तो IAS का एग्ज़ाम दे सकता है, तो ऐसा आप नहीं है कि आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले गए और सरकार से बोले कि हमारे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, हमको IAS बना दीजिए, ऐसा नहीं है। अब वह सरकार चाहे तो आपको IAS बनाए या ना बनाए। उसी तरह आपने 7 वर्ष पूरा किया, नहीं किया, किसी से शादी की या नहीं की, या कोई मैटर नहीं रखता है। अगर संसद चाहेगी तो आपको नागरिकता देगी, अगर नहीं चाहेगी तो आपको नागरिकता नहीं देगी। अब नागरिकता देने का जो चौथा प्रकार है उसको देखते हैं। चौथा प्रकार यानी देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा बताया गया है कि इसमें पहला जो है देशीकरण, यानी
कला या विज्ञान। यदि आप विदेश से भारत में आए और आप चाहते हैं कि भारत की नागरिकता हमारे पास हो और आप भारत में रहना चाहते हैं, तो आपको कम से कम यहाँ 10 वर्ष तक रहना होगा। 10 वर्ष के बाद ही आप चाहें तो नागरिकता ले सकते हैं, या देशीकरण में बताया गया। और पंजीकरण में बताया गया है कि 7 वर्ष। अगर देशीकरण के अंतर्गत आपको लेना है नागरिकता, तो कम से कम आपको 10 वर्ष भारत में रहना होगा। उसके बाद, उससे पहले आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, आपकी नागरिकता मिलेगी ही नहीं। 10 वर्ष बाद ही आप नागरिकता ले सकते हैं। उसके बाद कोई एक भाषा, यानी कोई एक भारतीय भाषा, हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, जो भी भाषाएं भारत में टोटल 22 भाषाएं, उनमें से कोई एक भाषा आपको अच्छी तरह से बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना आता हो, तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कला या विज्ञान। कला या विज्ञान के क्षेत्र में मान लीजिए आप कोई आर्टिस्ट हैं, या डॉक्टर हैं, इंजीनियर, या फिर किसी आप साइंटिस्ट टाइप के हैं, तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो यह एक बहुत अच्छा सा नियम बनाया गया था। जैसे मान लीजिए कोई कला या विज्ञान के क्षेत्र में कोई बढ़िया आदमी है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उसको नागरिकता दे दो। चलो भाई, पूरे देश के जितने भी देश हैं, चारों तरफ से जितने भी साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आ जाओ, हम वहाँ देशीकरण के द्वारा आपको नागरिकता दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई। जो क्रिकेटर हैं, जो जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, एक्ट्रेस हैं, आ जाओ, इंडिया देशीकरण के द्वारा आपको नागरिकता दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे देश का ही तो भलाई होगा। और उसके बाद देखते हैं, बताया गया ना कि एक भारतीय भाषा, कम से कम आपको एक भारतीय भाषा सुनिश्चित स्पष्ट तरीके से आनी चाहिए। उसके 10 वर्ष बाद, आप 10 वर्ष से पहले नागरिकता नहीं ले सकते देशीकरण के द्वारा। यदि आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता लेनी है, तो आपको 10 वर्ष इंडिया में ही रहना होगा। उसके बाद आप देशीकरण के द्वारा चाहे तो नागरिकता ले सकते हैं। उसके बाद 5वां जो प्रकार है, अर्जित भूमि। 5वां प्रकार अर्जित भूमि। मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हम पाकिस्तान पर अगर कब्जा कर लेते हैं, तो पाकिस्तान पर हमने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान के जो लोग होंगे, वो लोग भी तो चाहेंगे कि हम इंडिया में, अगर इंडियन हमको कब्जा किया तो हमको इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए। मान लीजिए इंडियन जब कब्जा किया है उस पर, तो वो बताएंगे ना कि हम इंडिया के मतलब नागरिकता लिए हैं, इंडिया के ही नागरिक बन चुके हैं, क्योंकि वो तो अब कब्जे में हो चुके हैं इंडिया के। तो उस समय भी आपको पाकिस्तानियों को नागरिकता देनी होगी या नहीं देनी होगी? उन लोगों को भी देनी ही होगी, क्योंकि वो तो अब भारत के ही निवासी हो गए, तो उन लोगों को भी देना ही पड़ेगा नागरिकता। तो अर्जित भूमि के अंतर्गत आएंगे। जैसे सिक्किम, या देखिए 16 मई 1975 इंडिया में अर्जित अनुच्छेद 2 के तहत इसको मिलाया गया था इंडिया में। तो सिक्किम के जो लोग हैं, उन लोगों के पास भी एक प्रमाण होना चाहिए कि हम किस देश के निवासी हैं, किस देश में रहते हैं और हमारी नागरिकता क्या है। तो उन लोगों को भी भारत की नागरिकता देनी चाहिए। इसे अर्जित भूमि के अंतर्गत बताया गया है। और जो सिक्किम को मतलब भारत में मिलाया गया, वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था भारत में 16 मई 1975। अब देखते हैं, जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, वो तो नागरिकता 5 तरीके से देता था, लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 चाहे तो आपकी नागरिकता कितने तरीके से बर्खास्त कर सकती है, आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो आपकी नागरिकता 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। पहला देखेंगे त्याग। पहला देखते हैं त्याग। त्याग का मतलब सटलता गैला, यानी आप भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, यानी इधर छोड़कर दूसरे देश में जाके आप मिल जाते हैं, उनसे सट जाते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और त्याग के अंतर्गत आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी सटलता गैला, इधर से आप सटे तो इधर से गए। दूसरा है बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त मतलब मान लीजिए कोई मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आ गए, हमारे इंडिया आए अतिथि बन के, और
उनके सामने आप जाकर, मान लीजिए उनके ऊपर जाकर आप उनके मुंह पे थूक दिया, तो उस समय उस राष्ट्रपति को गुस्सा तो आएगा ही, और वो बोलेगा भी कि यह भारत का ही नागरिक है, इसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो उस समय आपको क्या करेगा ना, जो भारत का सरकार होगा बोलेगा पागल हो चुका है, पूरी तरह से मेंटल हो चुका है, इसकी नागरिकता समाप्त करो, भगाओ इसको, ससुरा पागल हो गया है ये, वैसे ना ये इंडिया का ना पाकिस्तानी है, इसकी कुछ नागरिकता नहीं है, पागल हो गया है। तो इस तरह आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीसरा है वंचित। वंचित मतलब मान लीजिए आप भारत आए और बिना 7 साल यहाँ पे रहे, जैसे पंजीकरण में बताएंगे ना, और नागरिकता अधिनियम 5वां नंबर जो था, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दिया जाता था, उसके अंतर्गत बताया गया कि 7 साल आपको रहना पड़ेगा इंडिया में। तो आप यहाँ इंडिया पे आए, इंडिया में, और आप यहाँ 7 साल नहीं रहे, और आप संसद के गृह मंत्रालय में गए और बोले कि मतलब फर्जी सर्टिफिकेट दिखा दिए कि हम 7 साल यहाँ इंडिया में रहे हैं और आप हमको नागरिकता दे दीजिए। उसमें अगर उन लोगों को मालूम चल गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपने 7 साल इंडिया में नहीं रहा, तो उस समय आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा, और आपकी जो सर्टिफिकेट है सारे सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा यानी ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न नागरिकता अधिनियम की क्या क्या है। तो इसमें पहला है नागरिकता लिया गया है, यानी जो हमारा भारत का जो नागरिकता है वह किस देश से लिया गया है। तो हमारा जो भारत की नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे भारत की जो नागरिकता है वह 85% ब्रिटेन से लिया गया, और 15% हम लोगों ने 3 साल के अंतर्गत बनाया। दूसरा है नागरिकता का प्रकार। हमारे भारत में जो नागरिकता दी जाती है वह एकहरी प्रकार की नागरिकता है। एकहरी मतलब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आपको। एकहरी मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक देश की नागरिकता, तो एक देश की नागरिकता या 2 देश की नागरिकता से मतलब नहीं है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दोहरी अगर होगा तो 2 देश की नागरिकता होगी, और एकहरी है तो एक देश की नागरिकता होगी, ऐसा नहीं। एकहरी का मतलब जैसे मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत में किसी न किसी राज्य में रहते ही होंगे। मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम राजस्थान के नागरिक हैं, हमें राजस्थान की नागरिकता दे दो। तो ऐसा कभी नहीं, वो बोलेगा ये पागल हो गया है यार इसको, तो ऐसा तो आप नहीं बोलेंगे ना। तो राजस्थान की नागरिकता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो राज्य है एक, आपको नागरिकता भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप भारत के नागरिक हैं और राजस्थान के निवासी या आवासी हैं। उसी तरह मान लीजिए आप जैसे यूपी में रहते हैं या फिर बिहार में रहते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम यूपी या बिहार में रहते हैं तो हमें यूपी या बिहार की नागरिकता चाहिए, या हमारे पास यूपी या बिहार की नागरिकता है, ऐसा नहीं है। आप यह बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं और यूपी या बिहार आप जहाँ भी निवास करते हैं तो आप वहाँ के निवासी हैं या आवासी हैं। यहाँ पे यह उन देश में लागू होता है दोहरी नागरिकता जहाँ 2 प्रकार की नागरिकता, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में अभी था मामला ये। तो जम्मू कश्मीर जब था तो जम्मू कश्मीर में दूसरी नागरिकता और पूरे भारत में दूसरी नागरिकता होती थी। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते थे उनको जम्मू कश्मीर का भी नागरिकता दिया जाता था और अपने इंडिया का भी नागरिकता दिया जाता था, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता काम करती थी। अभी वह नागरिकता नहीं काम करती, तो वो 370 के अंदर था, उसको अभी हटा दिया गया। तो अभी पूरे संपूर्ण भारत में एकहरी नागरिकता हो गई है, दोहरी नागरिकता अब नहीं है। अब तीसरा जो प्रश्न पूछता है नागरिकता अधिनियम। जो नागरिकता का अधिनियम है वह पहली बार कब आया था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। चौथा देखते हैं, यहाँ पूछता है नागरिकता अधिनियम पहली बार संशोधित कब किया गया था, यानी नागरिकता का जो अधिनियम है उसका पहला संशोधन कब हुआ? तो उसका पहला संशोधन हुआ था 1946 को। उसके बाद 5वां देखते हैं प्राप्ति की विधि, यानी
आप नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं और 3 विधियों से आपकी नागरिकता समापन की जा सकती है। और अब 6 नंबर देखते हैं, संसद का कौन सा मंत्रालय, यानी जो नागरिकता का कानून होगा वह संसद का कौन सा मंत्रालय है जो संसद के कानून और नियमों को बनाएगा। तो संसद का गृह मंत्रालय और नागरिकता के कानूनों को, उसके नियमों को, उसके अधिकारों को बनाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।